तो देखिए, चुनाव के संदर्भ में आपसे बात करने के लिए यहाँ आई हूँ। इस चुनाव में आपके प्रत्याशी कांग्रेस पार्टी के कौन है? सुना है उनके बारे में? क्या सुना है? बहुत अच्छे नेता हैं, सही है। रायबरेली के राहुल हैं, ठीक है। देखिए, वो इस देश में इकलौते नेता हैं आज के दिन जो 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से कश्मीर तक पैदल चले हैं। पूरे देश में एक तरफ से दूसरी तरफ, फिर मणिपुर से मुंबई चले हैं, सिर्फ आपसे संपर्क करने के लिए, आपकी समस्याओं को सुनने के लिए और आपके बीच आने के लिए। मेरे भाई हैं, इसलिए मैं ये भी बता देती हूँ कि बहुत सच्चे इंसान हैं, सच बोल देते हैं, चाहे किसी को पसंद आए चाहे नहीं आए। कभी कभी मैं भी चिढ़ जाती हूँ, मुझे देखते ही बोलते हैं मोटी हो रही हो, मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं कहती हूँ हर चीज पे सच बोलने की जरूरत नहीं है ना? तो सच बोलते हैं हमेशा, और शुरू से जब से छोटे थे अन्याय नहीं बर्दाश्त होता। तो हम छोटे थे तो कोई लड़ाई झगड़ा कर लेता था, बच्चों में किसी ने कुछ गलत कह दिया किसी बच्चे को, एकदम खड़े हो जाते थे लड़ने के लिए। तो न्याय के लिए हमेशा लड़े हैं, सच्चाई के पथ पे चले हैं। और मैं इतना आपको कह सकती हूं कि आपके सांसद बनेंगे तो आप खुश होंगे कि ऐसा सांसद मिला आपको। अब देश में जो राजनीति चली दशकों के लिए, उस राजनीति का स्थापना कहां हुआ, कोई बताएगा? कहां से शुरू हुई वो राजनीति? रायबरेली से। कैसे? 103 साल पहले रायबरेली के किसानों ने एक आंदोलन किया, अंग्रेजी साम्राज्य के सामने खड़े हो गए, अपने हक मांगने के लिए, अपनी आजादी के लिए उन्होंने आंदोलन किया। जब इस बात का पता चला जवाहरलाल नेहरू को इलाहाबाद में, तो जवाहरलाल नेहरू यहाँ आए देखने के लिए कि कौन है ये किसान जो इतने गरीब है लेकिन इतने साहसी है, इतने गरीब है लेकिन इतने मजबूत होके, दृढ़ होके अंग्रेजी साम्राज्य के सामने खड़े हो गए। तो पंडित जी आए यहाँ, अंग्रेजों ने पूरे क्षेत्र में नाकाबंदी कर दी थी। पंडित जी छुप के आए और मिले किसान जो आंदोलन था उनके मुखिया से, और फिर वो भी कंधे से कंधे लगाकर किसानों के साथ लड़े आजादी के लिए। तो देखिए, यहाँ की राजनीति जो है यहाँ से शुरू हुई कि जनता जागरूक थी, जनता अपने अधिकारों के लिए लड़ रही थी, तभी नेता ने सुना और यहाँ आए। तो नेता को आपने दिशा दिखाई, आपने राजनीतिक दर्शन दिया, आपने दिखाया कि ऐसे करना है हमें आंदोलन और ऐसे आगे बढ़ना है। यहाँ के गांव-गांव में जाती हूँ, मुझे स्वतंत्रता सेनानी का परिवार मिलता है, गांव-गांव में है, और गांव-गांव में जाती हूँ तो कांग्रेस का कोई ना कोई मुझे कार्यकर्ता या पुराना कार्यकर्ता मिलता है। तो जब आजादी हुई, इंदिरा जी आपकी सांसद बनी, तो उन्होंने यही परंपरा आगे बढ़ाई और आपने भी यही परंपरा निभाई। इंदिरा जी ने एक बार एक ऐसी नीति लागू की जो आपको ठीक नहीं लगी, आपने उनको चुनाव हरा दिया। इंदिरा जी जैसी महान हस्ती, इतनी बड़ी नेता, लेकिन रायबरेली की जनता ने उनको हरा दिया, दंड दिया कि ये जो काम आपने किया हमें ठीक नहीं लगा। इंदिरा जी नाराज नहीं हुई, अहंकार नहीं दिखाया आपको, ये नहीं कहा कि मैं तो प्रधानमंत्री हूं देख लेना, ऐसा कुछ नहीं कहा। आत्मचिंतन किया, सोचा कि अगर जनता कह रही है तो कुछ हो गया होगा, मैंने कुछ गलती की होगी, और आत्मचिंतन करने के बाद अपनी नीति बदली
और यहाँ फिर से वापस आई तो आपने फिर से हराया, अभी फिर से जिताया। तो इस तरह से आपने इंदिरा जी जैसी बड़ी नेता को भी बताया कि नहीं इंदिरा जी, ये बात ठीक नहीं थी, अब आप ठीक रास्ते पे चल रहे हैं, हम आपको पूरा समर्थन दे रहे हैं, है ना। तो आज देश की राजनीति के प्रति आप जागरूक हैं कि नहीं हैं? सदियों से तो यहाँ जागरूकता की परंपरा रही है। तो आप जागरूक हैं तो एक बात सीधी सीधी समझ लीजिए, मोदी जी की 10 सालों से सरकार है कि नहीं? केंद्र में है और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार है। 10 सालों से सरकार है और जब जब आप टीवी को चालू करते हैं या आप अपने फोन पे देखते हैं, आपको क्या दिखता है? कि देश में बहुत तरक्की हो रही है, देश की अर्थव्यवस्था बहुत मजबूत हो गई है, सब पूरी जनता खुश है, किसान खुश है, मजदूर खुश है, नौजवान खुश है, महिलाएं खुश हैं, यही दिखता है। अच्छी अच्छी चीजें दिखती हैं, बड़े बड़े मंच होते हैं, इससे 10 बार बड़े, ऊपर मोदी जी खड़े रहते हैं, इस पे दूर से जनता को संबोधित करते हैं, हमेशा दिखते हैं तो साफ सुथरे चमक रहे होते हैं, हम लोगों की जैसे नहीं कि पसीना आ रहा है, धूल मिट्टी है सारी, है। उनका मेकअप बहुत अच्छा है। तो आपको दूर से दिखते हैं, कई गाड़ी में जा रहे हैं तो खड़े होके यूं हाथ हिलाएंगे, जनता हो रही वहां जहाँ पेड़ है, और ये यहाँ सारी सुरक्षा कर्मी, पुलिस, यहाँ भी सुरक्षा कर्मी, पुलिस, जनता वहाँ है, मोदी जी यूं हाथ हिला रहे, जनता हाथ हिला रही बेचारी दूर से कि कब मिलने को आएंगे। ये हमारे 10 सालों से प्रधानमंत्री रहे, आज तक मिलने को नहीं आए, आज तक हम बता नहीं पाए कि हम कितने संकट में हैं, आज तक देश का किसान बता नहीं पाया कि कमा नहीं रहा है खेती से, आज महिला देश की बता नहीं पाई कि इतनी महंगाई हो गई है, दुकान जाती है खाली हाथ वापस आती है। लेकिन मोदी जी को बताए कौन? मोदी जी ने अपने आप को आपसे काट दिया है, देश की जनता से कट गए हैं, उनकी बातों में भी वजन नहीं रहा। बात करते हैं, पता नहीं चलता कि आज कुछ कहेंगे कल खंडन कर देंगे। पूरे चुनाव में क्या प्रचार रहा है उनका? या तो कांग्रेस के घोषणा पत्र के बारे में बात करते हैं और झूठ फैलाते हैं कि कांग्रेस ने, सोच लीजिए, कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में लिखा है कि अगर आपकी 2 गाड़ियां हैं तो 1 गाड़ी छीन लेंगे, आपके मंगलसूत्र को ढूंढने के लिए आपके घरों में मशीन लेके आएंगे और वो एक्सरे की मशीन होगी जिससे आपके मंगलसूत्र, आपके गहने कांग्रेस पार्टी छीन लेगी और फिर किसी एक समुदाय को दे देगी। इन्होंने इतना कह दिया कि अगर आपकी 2 भैंसें हैं तो कांग्रेस पार्टी आपकी 1 भैंस चुरा लेगी और किसी को दे देगी। अब बताइए, ये प्रधानमंत्री हैं देश के। कहाँ जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, अटल बिहारी वाजपेयी, मनमोहन सिंह जैसे बड़ी बड़ी शख्सियत इस पद को संभाले, और कहाँ मोदी जी इस पद का स्तर ऐसे गिरा रहे हैं कि इतनी भी हिम्मत नहीं है कि जनता के सामने चुनाव के समय आए तो अपने काम की बात करें, जनता के मुद्दों को उठाएं, इतनी भी हिम्मत नहीं है। अपना घोषणा पत्र सुनाते हैं आपको? नहीं, क्योंकि कुछ लिखा ही नहीं है उसमें। क्या करने जा रहे हैं आपके लिए बताते हैं कि उनके राज्य में इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ गई, कैसे इसको कम करेंगे, महंगाई को कैसे कम करेंगे, कुछ नहीं बताते। ये नया राजनीतिक सिलसिला जो 10 सालों से इस देश में हावी है, इसके नेता सोचते हैं कि धर्म की बात करो, भगवान के नाम पे वोट ले लो, सत्ता ले लो, उसके बाद जनता की समस्याओं को हल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वोट तो मिलना ही है। बहनों और भाइयों, मैं तो घरों में जाती हूँ सबके, मुझे महिलाएं कहती हैं दीदी पानी नहीं है, बिजली नहीं है, महंगाई इतनी है, हम त्योहार आता है घबराहट होती है कि कैसे खरीदेंगे हम सामान, मेहमान आएंगे खाना कैसे बनाएंगे,
हमारी सड़क की मरम्मत नहीं हुई है, साल हो गए, और मैं पूछती हूँ फिर वोट किसको दे रही हो? विधायक को। क्यों? वो हमारे घर आए थे, दुरदुरिया कराए और कह दिए कि भगवान के नाम पे वचन दो। भगवान के नाम पे हमने वचन दे दिया, और बड़े धार्मिक पार्टी है भाजपा, इसलिए हम उनको दे रहे हैं। तो फिर आप 2 बार उनको दे चुके, और तीसरी बार और देंगे, 5 साल आपके और गवा देंगे ये, क्योंकि ये जानते हैं। मैंने समझाया कि बहन, बार बार तुम वोट दे रही हो क्योंकि ये भगवान का नाम ले रहे हैं, या आपको कह रहे हैं कि बड़ी धार्मिक हैं, लेकिन आपका काम नहीं कर रहे हैं। तो विधायक तो अब आते भी नहीं हैं, वो तो चुनाव के समय आएंगे, वही धर्म की बातें, वोट ले लेंगे, और उनको ये नहीं लग रहा है कि आपके लिए कुछ करना है। तो अगर उनको ये लगेगा नहीं तो काम ही बंद हो जाएगा। तो यही हो रहा है। तो सोची, कहीं ठीक बात कह रही हो आप। मैंने कहा कि इतने बड़े बड़े नेता रहे हैं, अपने सांसदीय क्षेत्र में जाते हैं, काम के नाम पे वोट मांगते हैं, भगवान के नाम पे नहीं मांगते। कौन से भगवान कहते हैं कि इस पार्टी को दो, उस पार्टी को दो? को सदस्यता कर रखी है किसी पार्टी की भगवान ने? भगवान तो यही कहते हैं कि सच्चा जीवन अपने जीवन में सच्चाई से जियो, ईमानदारी से काम करो, सबसे अच्छा व्यवहार रखो, सबको खुश रखो, खुद खुश रहो। सारे संत, सारे महात्मा, सारे गुरु, सारे धर्म, सारे भगवान, सबने यही कहा है। किसी ने कभी ऐसा नहीं कहा कि इस पार्टी को दो, उस पार्टी को दो। यही कहा है कि जो सच्चे हैं उन्हीं को आगे बढ़ाओ। तो आपका इस्तेमाल हो रहा है, धर्म के नाम पर आपसे सत्ता ली जा रही है। सत्ता ले लेते हैं, आपको भूल जाते हैं। आपको मालूम है कि आज के दिन जहां कांग्रेस की सरकार है, वहां हर गरीब परिवार के जो सबसे बड़ी महिला है उसको 2000 रुपए मिल रहे हैं। कर्नाटका में, तेलंगाना में हर महीने मिल रहे हैं। आपको मालूम है कि बस की यात्रा मुफ्त कर रही हैं बहनें कर्नाटका में। कि ये जो आवारा पशु की समस्या है जिससे आप जूझ रहे हैं, जिसको हल करने के लिए मोदी जी की सरकार ने कुछ नहीं किया। हमारी छत्तीसगढ़ की सरकार ने बढ़िया गौशालाएं बनाई, गोबर खरीदी, आपको आपके स्वयं सेवा समूह जोड़ दिए गौशालाओं के साथ, और आपको रोजगार भी मिला। गोबर खरीदी जनता से गोबर गैस बनाया, आपको सुविधा मिली, जानवरों का देखभाल हुआ, अच्छी अच्छी गौशालाएं बन गई, सब खुश, समस्या हल की। आपको मालूम है कि छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार थी, हमने किसानों के कर्ज माफ किए, मालूम है? आपको मालूम है कि राजस्थान में जब हमारी सरकार रही 6 महीनों पहले, हमने 25 लाख का बीमा सिर्फ स्वास्थ्य सेवाओं के लिए किया। हर गरीब परिवार को जितना भी इलाज करना था, कैंसर का इलाज, हार्ट का ऑपरेशन, ब्रेन की सर्जरी, 25 लाख के अंदर अंदर था, तो सरकार पूरे पैसे दे रही थी, 1 पैसा नहीं देना पड़ा। ये हमारी नीतियां हैं। इनकी नीति क्या है? कर्ज माफ होंगे बड़े खरबपतियों के। देश का कोयला, बिजली, बंदरगाह, हवाई अड्डे सब बड़े खरबपतियों के, और देश की जनता जाए कहां? यह है इनकी नीति। हंसने की बात है क्योंकि मैं इस तरह से कह रही हूं, लेकिन बहुत दुख की बात है। गहराई में सोचिए कितनी दुख की बात है। जो हाँ, अब ये तो आपने बहुत ही बड़ा गंभीर सवाल कर लिया, इसका बाद में मैं जवाब दूंगी। किससे? तो सुनिए हमारी क्या नीतियां हैं। रायबरेली में रेल कोच फैक्ट्री आई, एनटीपीसी सेल आया, बड़ा एम्स का अस्पताल आया,
यहाँ जो फ्लाईओवर आधा पड़ा हुआ है, मोदी जी ने उसका उद्घाटन किया, लेकिन उसकी शुरुआत तो सोनिया जी ने कराई थी। उद्घाटन मोदी जी ने कर लिया, वो 6 महीने बाद टूट गया। कितने 1 महीने बाद टूट गया, और अभी तक मरम्मत नहीं हुई है। तमाम हाईवे सोनिया जी के समय आए, ITI इंदिरा जी के समय आया, बड़े बड़े कारखाने आए। हमने नीति क्या बनाई कि गांव का विकास करेंगे और बड़े बड़े कारखाने लाकर अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाएंगे। तो शुरू में ये हुआ कि भाई रेल कोच आ गया, लेकिन इसमें नौकरी तो बाहर के लोग ले रहे हैं। फिर हमने यहाँ की नौकरी भी बढ़ाई और यहाँ के जनता को पता चला कि नहीं, हमें भी मिल रही है। उसके अलावा उनको पता चला कि इस कारखाने के यहाँ आने से कितनी अर्थव्यवस्था मजबूत हो रही है। मतलब कारखाना है, यहाँ छोटे अस्पताल खुल गए, दुकानें खुल गई, और ऐसे बिजनेस खुल गए जो उस कारखाने की मदद करते थे। तो सारी जनता मजबूत हुई। हमने गांव को मजबूत कैसे किया? मेरे पिताजी पंचायती राज लाए। पंचायती राज की सोच क्या थी कि पंचायतों को, गांव को मजबूत करेंगे। जो राशि है वो सीधी गांव में आएगी। गांव वाले और प्रधान तय करें कि कहाँ पे पैसा डालना है, क्या विकास करना है। तो पंचायती राज आया। आज क्या स्थिति है? यहाँ के जो भाजपा के प्रत्याशी हैं क्या करते हैं? जमीनें छीनते हैं आपकी। इंदिरा जी ने पट्टे दिए, ये जमीन छीनने में लगे हुए हैं। प्रधानों को हमने स्वतंत्रता दी कि प्रधान मजबूत बनेगा, आपके गांव में विकास कराएगा, स्वतंत्र निर्णय लेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा, गांव मजबूत होगा। ये क्या करते हैं? प्रधानों पे रोज रोज दबाव डाल रहे हैं। अब चुनाव है, पूरा दबाव डाल रखे हैं प्रधानों पे, कोटेदारों पे। यूपी में बेचारा कोटेदार कमाता ही क्या है? 90 रुपए कमाता है, उसमें से भी अधिकारी थोड़ा बहुत ले लेते हैं। बाकी प्रदेशों में 200-200 कम से कम थोड़ी तो कमाई हो जाती है, यहाँ तो उतनी भी नहीं हो रही है। फिर भी इस पे दबाव डालोगे आप, प्रताड़ित करोगे, धमकाओगे, डराओगे, प्रधान को कह दोगे तुम निर्णय नहीं ले सकते, मैं लूंगा। कैसी राजनीति है ये? कोई सवाल उठाता है, कोई कुछ प्रचार कर लेता है कि हमें ये नहीं पसंद, या कोई आंदोलन कर लेता है छोटा मोटा अपना, तो पिटाई हो जाती है, मारपीट हो जाती है, मुकदमे डाल देते हैं तमाम लोगों पे। मतलब उन्होंने ये पूरी अपनी राजनीति जो है आतंक फैलाने के लिए की है। और यहाँ की जो राजनीतिक परंपरा रही है वो सेवा की रही है। इंदिरा जी रही, सोनिया जी रही, सेवा की आपकी। आपकी कोई समस्या होती तो हमारा कर्तव्य है कि हम उसको सुलझाएं, आपके पास आए। यहाँ तो उल्टा हो रहा है। यहाँ इन प्रत्याशी के पांचों भाई आतंक फैला रहे हैं। तो आपको कैसी राजनीति चाहिए, ये आप तय करिए। हम कुछ गारंटी लाए हैं इस चुनाव में। महिलाओं के लिए हम कह रहे हैं आपके खातों में 8,500 रुपए हर महीने डालेंगे। इस पर्चे पे भी लिखा है, हमने करके दिखाया है अपने प्रदेशों में, हम देश भर में करेंगे। आपके लिए हम कह रहे हैं कि आशा बहुएं, मिड डे मील की बहनें और जो आंगनवाड़ी की बहनें हैं, आपके मानदेय के लिए हम दुगनी राशि भेजेंगे केंद्र से, दुगना मानदेय करेंगे। सरकारी रोजगार जितने भी है उसमें आधे महिलाओं को मिलेंगे पहले के आरक्षण के तहत। हम कह रहे हैं कि खेती से कमाई आपकी फिर से शुरू कराएंगे। GST खेती के सामानों से हटा देंगे। कर्ज माफी के लिए स्थायी आयोग बनाएंगे, जिससे जब जब कर्ज में है, संकट में है, आपको मदद मिलेगी। आपका जो भुगतान है 30 दिन के अंदर अंदर पूरा भुगतान करके दिखाएंगे। हम कह रहे हैं कि किसानों को आज उपज का सही दाम नहीं मिलता। उपज का सही दाम आपका अधिकार बन जाएगा। हम कानूनी अधिकार बनाएंगे, न्यूनतम समर्थन मूल्य मिलना ही पड़ेगा।
बहनें, आज मोदी जी आपको 5 किलो राशन देते हैं, कहते हैं बड़ा एहसान कर रहा हूं मैं देश की बहनों पे। हाँ, उसमें चीनी मिट्टी की तेल नहीं मिलती, जानवर चरा जा रहा है, राशन को भी। अच्छा, मोदी जी ने अपनी फोटो चिपका दी, कह दिया कि हम 5 किलो राशन दे रहे हैं। आपको मालूम है क्यों मिल रहा है ये राशन? सच्चाई क्या है? सच्चाई ये है कि मोदी जी की सरकार के आने से पहले आपकी सांसद सोनिया जी ने ये अधिकार बना दिया जनता का कि भोजन का अधिकार मिलना है, क्योंकि सांसद जी, आपके सांसद ने बनाया और ये फिर कानून बन गया। इसीलिए कोई भी सरकार आए मजबूर है, आपको राशन देना ही पड़ेगा। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, 35 किलो दे रहे थे। हाँ, भाजपा की सरकार आई, 5 किलो कर दिया। आज हम आपसे कह रहे हैं, आपको जो 5 किलो राशन मिल रहा है उसका दुगना देंगे, हम 10 किलो देंगे। आज ठेकेदार मजदूरों का खूब फायदा उठाते हैं, जानते हैं सब बेरोजगार हैं, कितने में भी मजदूरी कर लेंगे। हम कानून लाएंगे कि जो न्यूनतम दिहाड़ी है वो 400 रुपए की होगी, इससे कम कोई नहीं दे पाएगा। गांव में मनरेगा कांग्रेस पार्टी लाई। मोदी जी जब सत्ता में नहीं थे तो बड़ा भाषण दिया कि ये मनरेगा बकवास की स्कीम है, इसको बंद करना है। सत्ता में आए तो पता चला कि मनरेगा बंद करेंगे तो बहुत विरोध हो जाएगा गांव में। तो इन्होंने क्या किया, आस्ते आस्ते मनरेगा की राशि कम की, कमजोर कर दिया मनरेगा को। इसलिए आज आप मनरेगा करते हो, आपको पैसे नहीं मिलते। कांग्रेस के जमाने में सही समय पे मिलते थे। और हम कह रहे हैं, हम वापस मनरेगा में और पैसे डालेंगे, उसको मजबूत बनाएंगे और शहरी मनरेगा लाएंगे कि शहरों में भी आपको 100 दिन का रोजगार गारंटी मिलेगा। तो ये सब चीजें हैं जो हम करना चाहते हैं आपके लिए। और जो भाजपा के प्रत्याशी हैं वो क्या करना चाहते हैं आपके लिए, बताया उन्होंने आपको कि डराया धमकाया कि हमें वोट दो, अब बस वहीं तक रुक गई बात। तो आप तय करिए आपको कैसा प्रत्याशी चाहिए। आपको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो आपको आतंकित करे, या ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो सर झुका के श्रद्धा से आपके पास आए और समझे कि आपके लिए क्या क्या करना है। आपको ऐसी सरकार आप ऐसी सरकार चाहते हैं जिसके रहते हुए देश में 45 सालों में सबसे ज्यादा बेरोजगारी हो गई, 70 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए? या आप ऐसी सरकार चाहते हैं जिसने अर्थव्यवस्था को मजबूत किया और जो ऐसी गारंटी लाती है जिससे आपको रोजगार मिले, आप अपने पैरों पे खड़े हों और आप मजबूत बने? मैंने बताया नौजवानों के लिए स्नातक पास का कि नहीं बताया? अब मैंने इतने भाषण दे दिए, मैं भूल रही हूँ कि मैंने नहीं बताया। तो नौजवानों के लिए, जो नौजवान स्नातक पास हैं उनके लिए हम एक प्रोग्राम लाएंगे, अप्रेंटिसशिप का प्रोग्राम, जिससे आप स्नातक पास होंगे, आपकी नौकरी लगेगी, उसमें हुनर सीखोगे और आपको उस साल में 1 लाख रुपए मिलेंगे उस नौकरी के द्वारा। फिर अगर आपने अच्छी तरह से नौकरी की तो फिर उस जिस बड़ी सरकारी कंपनी में आपको ये अप्रेंटिसशिप दी है वो फिर आपको रख लेंगे। और आपके लिए 5,000 करोड़ का फंड होगा कि आप अगर छोटे छोटे कारोबार बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आपको उस फंड से सुविधा मिलेगी। और पेपर लीक के खिलाफ हम सख्त से सख्त कानून लाएंगे। तो ये सब हम करना चाहते हैं। अब आप तय करिए, 20 तारीख को चुनाव है, तीसरे नंबर पर राहुल भैया का बटन है, उस पे पंजे का निशान है, उसको दबाएंगे तो आवाज आएगी, आवाज सुनिए, फिर एक पर्ची निकलेगी, पर्ची पे भी पंजा होना चाहिए। अगर आप राहुल जी को जिताएंगे, सही निर्णय लेंगे, तो आपको केंद्र में ऐसी सरकार मिलेगी जो आपकी समस्याओं को हल करेगी, जो आपके लिए आपकी संपत्ति आपके हाथों में डालेगी। मेरे ख्याल से अब समय आ गया है कि मोदी जी की सरकार को थोड़ा सा सबक सिखाना है, क्योंकि 10 साल हो गए हैं
10 साल में आपको कुछ नहीं मिला और टीका मिला, और उस टीके के कंपनी से मोदी जी की पार्टी ने चंदा लिया 52 करोड़। सही बात है। देखिए अब समय आ गया है, सही दिशा दिखाओ देश को। यहीं से रायबरेली से सही संदेश भेजो, पूरे देश भर में सरकार बदलो, ऐसी नीतियां लाओ जिससे आपकी जो देश की संपत्ति आपके हाथों में आए। ये काम कांग्रेस पार्टी अपने प्रदेशों में कर रही है, आपको भी करके दिखाएगी। आपने बहुत ध्यान से मेरी बातें सुनी। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।